हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जानेंगे अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, पेनक्रियाज ग्लैंड के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर और हार्मोन फंक्शन और हाइपोसिक्रीशन हाइपर सिक्रीशन से होने वाले डिसीज के बारे में। शुरू करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन को। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अमाशय के पीछे यू आकार की ग्रहणी यानी ड्यूडेनम के मध्य स्थित होती है। इसकी पोजीशन अमाशय के पीछे छोटी आंत के पहले भाग ड्यूडेनम के बीच में होता है। यह गुलाबी रंग की ग्रंथि है जिसका 99% भाग बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है एवं 1% भाग अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, पैनक्रियाज ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है। अग्नाशय एक अनिश्चित आकार की मिश्रित या हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। मिश्रित को हेटेरोक्राइन भी बोलते हैं, जो दो भागों से मिलकर बना है। अग्नाशय ग्रंथि दो भागों से मिलकर बना है, पहला अंतःस्रावी भाग, दूसरा बहिस्रावी भाग। पहले देखेंगे इसके बहिस्रावी भाग को, एक्सोक्राइन पार्ट को। बहिस्रावी भाग में पेनक्रियाटिक डक्ट पाया जाता है जिसके चारों तरफ फॉलिकल सेल्स पुलकिय कोशिकाएं पाई जाती है। पेनक्रियाटिक डक्ट के चारों तरफ फॉलिकल सेल्स पाई जाती है। इस फॉलिकल सेल्स को एसिनी कहा जाता है। एसिनी कहा जाता है फॉलिकल सेल्स को। प्रत्येक एसिनी में 6 से 8 जाइमोजन सेल्स पाया जाता है। यानी कि पेनक्रियाज का बहिस्रावी भाग फॉलिकल सेल्स यानी एसिनी का बना है और एसिनी 6 से 8 जाइमोजन सेल्स का बना है। ये जाइमोजन सेल्स पेनक्रियाटिक डक्ट में एक क्षारीय द्रव्य का स्रावण करते हैं, यानी पेनक्रियाटिक जूस का स्रावण करते हैं। इस पेनक्रियाटिक जूस में जल, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इलास्टेज, एमाइलेज एवं लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। इस क्षारीय द्रव्य को पेनक्रियाटिक जूस भी कहा जाता है, अग्नाशय रस भी कहा जाता है, जिसका उपयोग पाचन में होता है। बहिस्रावी भाग पेनक्रियाज का 99% भाग बनाने का कार्य करता है। अब देखते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड के अंतःस्रावी भाग को, एंडोक्राइन पार्ट के बारे में। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में एसिनी के पास एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। एसिनी जो सेल थी उसके पास में ही एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कहा जाता है। ये अग्नाशय का 1% भाग बनाने का कार्य करता है। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं 1% भाग बनाने का कार्य करता है अग्नाशय का। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं के समूह में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला क्या, पेनक्रियाज ग्लैंड के बहिस्रावी भाग एसिनी के चारों ओर एक प्रकार का कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। अब लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं के समूह में 4 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है जो अपने उत्पाद यानी हार्मोन्स को रक्त वाहिनी में स्रावित करते हैं। पहला कोशिका का समूह है अल्फा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण करता है। दूसरा समूह है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हैं। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं में तीसरी प्रकार की कोशिका का समूह पाया जाता है, वो है डेल्टा सेल। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण करती है। चौथा है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, इसे पीपी सेल भी कहा जाता है। अब डायग्राम के माध्यम से समझेंगे पेनक्रियाज ग्लैंड के अंतःस्रावी भाग को और बहिस्रावी भाग को। तो पहले इसके पोजीशन को देख सकते हैं कि ये अमाशय के पीछे छोटी आंत की पहली भाग ड्यूडेनम में पाया जाता है, ड्यूडेनम के मध्य में पाया जा रहा है। अब इसके बहिस्रावी भाग एक्सोक्राइन पार्ट को देख सकते हैं कि इसमें एक प्रकार का डक्ट पाया जाता है जिसको पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। इस पेनक्रियाटिक डक्ट के चारों ओर एक फॉलिकल सेल्स पाया जा रहा है जिसे एसिनी कहा जाता है। अब ये एसिनी भी 6 से 8 जाइमोजन सेल्स का बना होता है। अब पेनक्रियाज ग्लैंड के अंतःस्रावी भाग को समझें तो देख सकते हैं कि एसिनी के निकट में ही एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं। ये सेल ही लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कहलाती हैं। इन लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं में 4 प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। पहला देख सकते हैं अल्फा सेल्स, दूसरा बीटा सेल, तीसरा डेल्टा सेल और चौथा पीपी सेल। डायग्राम में देख सकते हैं कि लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स ब्लड वेसल्स के द्वारा अपने टारगेट सेल्स तक पहुंचने का कार्य करते हैं और वहां अपना हार्मोन फंक्शंस करते हैं।
अब देखते हैं हार्मोन फंक्शंस के बारे में। पहला हार्मोन है ग्लूकागॉन हार्मोन। ये 29 अमीनो एसिड्स का बना होता है। यह हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। यह तब स्रावित होता है जब रक्त में शर्करा का स्तर बहुत कम हो जाता है, तब ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोनियोजेनेसिस नाम की प्रक्रिया को यकृत में प्रेरित करता है, जिससे ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये था ग्लूकागॉन हार्मोन के कार्य के बारे में। अब सेकेंड हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कैसे काम करता है? तो पहले तो ये 51 अमीनो एसिड का बना होता है। यह हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को कम कर देता है। अब ये हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, रक्त में शर्करा के स्तर को कैसे कम करता है? तो यह ग्लाइकोनियोजेनेसिस नाम की प्रक्रिया जो कि यकृत में चल रही थी और ग्लूकोज में परिवर्तित कर दे रही थी ग्लाइकोजन को, और ग्लूकोज में परिवर्तित करके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दे रही थी, तो ये उस प्रक्रिया को, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को संदमित कर देता है, जिससे ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं होता है और रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। और साथ ही इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है, जिससे रक्त में जितना भी ग्लूकोज है यानी शर्करा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। अब देखते हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन के कम स्रावण से क्या क्या रोग होते हैं? तो पहला तो है डायबिटीज मिलेटस, मधुमेह रोग, जिसे शुगर रोग भी कहते हैं, शुगर कहते हैं। तो जब शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कम होगा तो ग्लाइकोजेनेसिस नाम की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, जिससे शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज ग्लूकोज के रूप में ही रह जाएगा। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस नाम की प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी, जिससे शरीर में जितना भी ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के रूप में बदलने लगेगा। इस तरह से ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ने लगेगी और डायबिटीज रोग हो जाएगा। सेकेंड है हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना। तीसरा है ग्लाइकोयूरिया, इस रोग में ग्लूकोज पेशाब के साथ उत्सर्जित होता है। चौथा है पॉलीयूरिया, मतलब बहुत अधिक पेशाब लगने लगता है डायबिटीज रोग के मरीज को। अब देखते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के अधिक स्रावण से क्या क्या डिसीज होते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया नाम का रोग होता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब रक्त में शर्करा की मात्रा घट जाती है। ये जितने भी रक्त में शर्करा बचते हैं, ग्लूकोज होते हैं, उसको ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। इससे रक्त में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाएगी। सेकेंड है जनन क्षमता में कमी हो जाती है। अब सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करते हैं? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन अल्फा व बीटा सेल्स के स्रावण को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। दूसरा है पीपी सेल, या इसको एफ सेल भी कहते हैं। यह सोमेटोस्टेटिन के ही काम को नियंत्रित करने का काम करता है। सोमेटोस्टेटिन अल्फा एवं बीटा को नियंत्रित करता है और पीपी सेल सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को ही नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसी तरीके के हिंदी नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।